Hello students, today I am starting with reactions of phenol, and in last lecture we have finished with the acidic character and the nature of acidic substituents of phenol. So here are just की थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या बाबा एसिडिक नेचर जो है फिनॉल का वो उसको कैसे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो हम लोग उसको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू दिखा सकते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर रिएक्शन फिनॉल अपने एसिडिक नेचर की वजह से देगा. फिनॉल क्या करता है, फिनॉल मेटल के साथ रिएक्ट करता है. अभी यहाँ पे जो सोडियम मेटल है उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, यहाँ पे वो सोडियम सॉल्ट बनाएगा. सोडियम फिनॉक्साइड बनता है यहाँ पे. ओके देन और विथ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा और एक्टिव मेटल के साथ वो रिएक्शन करेगा. दूसरी बात है फिनॉल, तो ये एक एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है. दूसरा जो एसिड का प्रॉपर्टी है कि एसिड हमेशा NaOH अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है. तो सेम यहाँ पे भी फिनॉल रिएक्ट करता है जो अल्कोहल नहीं करता. अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, R-OH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देता. बट दिस डिस्टिंग्विशेस फिनॉल फ्रॉम अल्कोहल कि फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन देके वापस से यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है. ओके अभी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है गिव रीजंस में कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल. ओके अभी एसिडिक जब हम लोग बोलते हैं तो एसिड डोनेट्स प्रोटॉन. सो एसिड हम ऐसा होना चाहिए कि जो इजीली अपना प्रोटॉन लूज करे. ओके तो अगर जब हम लोग, और ऐसा देखा गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप. -I इफेक्ट, -I मतलब क्या, -I मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप्स, और +I मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसका लोड बढ़ाते हैं, राइट. तो -I वाले ग्रुप कौन से हैं, बेंजाइल ग्रुप है, उसमें क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. तो यहाँ पे अगर आप लोग मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो फिनॉल का जो OH है, OH के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. तो नो डाउट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी है कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. बट बिकॉज ऑफ दिस रिंग होता यूं है कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजाइल ग्रुप जो लगा हुआ है वो अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो अंदर ही अंदर डिलोकलाइज हो जाएंगे. तो जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर का लोड कम हो जाएगा और वो ज़्यादा एसिडिक होगा. बट यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी अल्कोहल ले लो, अल्कोहल को लगा होता है, लाइक अल्कोहल का फॉर्मूला है R-OH. तो R मतलब अल्काइल ग्रुप लगा होता है. तो ये R ग्रुप यहाँ पे +I इफेक्ट देता है. +I मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन को देता है और उसका लोड बढ़ाता है, जिस वजह से वो प्रोटॉन को इजीली लूज नहीं कर पाता. तो ये रीजन है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल. और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि रेजोनेंस इफेक्ट होता है, डोमिनेट हमेशा करेगा. तो भले वो फिनॉल में रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों भी हो, बट रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करने की वजह से फिनॉल में प्रोटॉन इजीली लीव कर जाएगा. जो बना हुआ फिनॉक्साइड आयन है वो इजीली स्टेबिलाइज हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड अल्कोहल, कि बाबा सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है. तो इसके लिए हमें तीनों कैटेगरी देखनी पड़ेगी. अभी सबसे पहले हम लोग लेते हैं अल्कोहल. तो अल्कोहल जब प्रोटॉन देता है, हमें हमेशा उसकी हर एक की एसिडिक कैरेक्टर जो है वो उसकी जो प्रोटॉन देने की ताकत है, प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी है उसके ऊपर, और उसके बाद जो उसका बेस बचता है वो कितना स्टेबल है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो अल्कोहल है जब ये अपना प्रोटॉन दे देता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, सो हाइड्रोनियम आयन बन गया. एक वाटर ने क्या किया, अल्कोहल से एक प्रोटॉन ले लिया और यहाँ पे ये अल्कोक्साइड आयन बना है, अल्कोक्साइड. तो ये जो अल्कोक्साइड है अभी ये इतना इजीली स्टेबल नहीं है. क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि उसको अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और वो अल्काइल ग्रुप वो ऑक्सीजन को
और इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट के जरिए और इलेक्ट्रॉन्स देगा, उसका लोड बढ़ाएगा, जिस वजह से वो ऑक्सीजन जो गया हुआ प्रोटॉन है उसको वापस लेके बॉन्ड बनाएगा। सो वो इजीली प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, जिस वजह से वो वीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे फिनॉल का। फिनॉल का हम लोग ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कि जब फिनॉल अपना प्रोटॉन लूज करता है और जब ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो ये फिनॉक्साइड आयन कैसे रेजोनेंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, कैसे अंदर ही अंदर वो घूमते हैं। बट ये देखने के टाइम पे हम लोग ने ये भी देखा कि जो चार्ज है वो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जैसे जैसे रिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में निगेटिव चार्ज देते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाते हैं, तो वो कार्बन पे पर्टिकुलरली निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो कार्बेनियन फॉर्म हो जाता है वो। और वो जो कार्बेनियन है वो हमेशा अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू एसिड। अभी एसिड जब प्रोटॉन देगा तो क्या होगा, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, ये बना है कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो हम लोग ने ऐसे लिखा है इसको, ये बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O-, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ओके, और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को इजीली दे सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में घूमते रहेंगे, किसी का भी लोड वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे, वो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में घूमते रहेंगे और इजीली हैंडल इलेक्ट्रॉन्स को कर सकते हैं। तो उसको वापस से जो लूज किया हुआ प्रोटॉन है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिस वजह से एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड अल्कोहल। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे पहली जो रिएक्शंस हम लोग देखेंगे वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, HCl चला गया। ओके, और जो बचा हुआ पार्ट है, अभी यहाँ पे हुआ, ये प्रोटॉन चला गया है, ऑक्सीजन के ऊपर है निगेटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, मैंने बोला था ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से हमेशा ये दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्ज रहता है, तो ये कार्बन जाके ऑक्सीजन को रादर ऐसे एरो जाएगा, यहाँ पे अटैच होके इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एज अ बेस फिनाइल इथेनोइड बनाएगा। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ बेंजोइल क्लोराइड, जिसको शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन भी बोला जाता है। सो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड भी सेम, बट यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, तो ये Na और Cl, राइट, फिर यहाँ से H और ये OH बन के H2O बनेगा, NaCl, और अभी फिर वापस से ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे ये है, तो ये लोग बॉन्ड बना देंगे और फिनाइल बेंजोइड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वापस से वही, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H निकल जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। ओके, और बॉन्ड ब्रेक होके एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो अभी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, राइट, तो यहाँ पे जुड़ेगा ये कार्बन जो है, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, ओके, और ये बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो कार्बन है वो इसको जाके लग जाएगा OCO-CH3, और ये प्रोटॉन जो प्लस है वो जाके इसको लगेगा। सो बन गया एसिटिक एसिड। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑन फिनॉल विथ रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन ऑफ रिंग एंड ओरिएंटेशन, और साइट एग्जाम्पल्स ऑफ नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन के एग्जाम्पल्स देके
इवन उसकी रिंग एक्टिवेशन एंड ओरिएंटेशन का एक एग्जाम्पल देके हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक्सप्लेन करना है फिनॉल का। अभी जनरली क्या होता है, ये कोई भी बेंजीन रिंग अगर लेते हो तो बेंजीन रिंग में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अंदर ही अंदर मूव करते हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अंदर ही अंदर मूव करेंगे। ओके, अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढता रहता है, राइट, लुकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल का हम लोग अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखना है तो फिनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेट इलेक्ट्रोफिल को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज होता यूँ है कि बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं और ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। और जो हम लोग ने रेजोनेंस देखा था उससे हम लोग को ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो जगह होती है रेजोनेंस के टाइम पे वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में होती है। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ओके, तो और यहाँ पे हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेट करेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेंजीन से ज़्यादा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे होगा ड्यू टू दिस OH ग्रुप। यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप है। OH ग्रुप की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्यू टू दिस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिंग एक्टिवेट हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये एक्टिवेशन ऑफ रिंग का जो पॉइंट है वो हम लोग ने कवर कर लिया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंट हो जाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में। ये हम लोग ने पॉइंट कवर किया। अभी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तुम लोग को देने पड़ेंगे जिससे ये प्रूव होगा कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अभी नाइट्रेशन का अगर एग्जाम्पल देते हैं तो अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करवाते हैं तो होता यूँ है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन का हम लोग को कॉम्बिनेशन मिलेगा, इट्स अ मिक्सचर। सो जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा 40% और ये वाला पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा 13%, सो विच इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। अभी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का होता यूँ है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा से ज़्यादा वोलेटाइल होता है। क्यों होता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, कोई भी हाइड्रोजन अगर फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को बाइंड करता है तो वो बाजू वाले से बॉन्डिंग देगा, तो ये इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। सो इफ H इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक O and F कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिस वजह से क्या होगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि ये जो H है इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया। ओके, और जिस वजह से वो कंडेंस्ड मतलब सिकुड़ गया वो ड्यू टू दिस बॉन्डिंग, उसको जकड़ लिया उसने तो सिकुड़ गया, साइज में भी छोटा हो गया, तो इजीली वो इवेपोरेट हो सकता है। बट पैरा में क्या होता है, पैरा में ये जो नाइट्रो ग्रुप है या फिर ये जो फिनॉल ग्रुप का H है वो इंटर मोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा, मतलब वो दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। सो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, और सेम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये हो गया लो टेम्परेचर डाइल्यूट HNO3 की स्टोरी। अभी अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में हम लोग देखते हैं तो होता यूँ है कि बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा नहीं तो और दोनों भी ऑर्थो और पैरा तीनों के तीनों पोजीशंस फिल हो जाते हैं और पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, बट यहाँ पे लो यील्ड होता है पिक्रिक एसिड का, बट ड्यू टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ये तीनों के तीनों पोजीशंस फिल हो जाते हैं। अगर हम लोग ब्रोमिनेशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग अगर ब्रोमीन के लेंगे इन पोलर सॉल्वेंट, राइट, पोलर सॉल्वेंट आइदर वाटर, ब्रोमीन वाटर से, इसमें विगरस रिएक्शन होती है पोलर सॉल्वेंट के साथ, और यहाँ पे भी यही होगा कि तीनों के तीनों पोजीशंस भर जाएंगे ब्रोमीन के साथ। तो हम लोग अगर ये पोलर सॉल्वेंट में करते हैं तो अगर लेस पोलर में, जैसे ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरो मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे वाले जो सॉल्वेंट्स होंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और लेस पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उसमें क्या होगा, हमें ऑर्थो एंड पैरा का हम लोग को
मिक्सचर मिल जाएगा। यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट है पैरा वाला, क्योंकि ऑर्थो में क्या होगा, H और Br में हमें यहाँ पे रिपल्शन दिखेगा, तो इसकी वजह से लो क्वांटिटी बनेगी। और यहाँ पे क्या होगा, क्यों रिपल्शन होगा, राइट, कि पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, लाइक वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोमीनियम आयन, मतलब ये ब्रोमीन जो दो मॉलिक्यूल हम लोग ऐसे Br2 ऐसे लिखते हैं, सो वो कैसे होता है Br-Br। तो जब ये Br-Br टूटेगा तो ये एक Br होगा प्लस, एक Br होगा माइनस, राइट। तो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल जो जाके अटैच करेगा। अभी इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और H पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के यहाँ पे रिपल्शन करेंगे, तो जुड़ने नहीं देगा, वो बॉन्डिंग नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 288 और 298 डिग्री केल्विन, लो टेम्परेचर है, इससे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम लोग सेम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बट हम लोग अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो हमें पैरा प्रोडक्ट मिलता है। और अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ उसको यूज करते हैं तो पिक्रिक एसिड इन अ वेरी गुड यील्ड वी आर गोइंग टू रिसीव। सो देर आर 2 मेथड्स टू सिंथेसाइज पिक्रिक एसिड, आइदर बाय सल्फोनेशन और बाय नाइट्रेशन, बट नाइट्रेशन से यील्ड कम आता है, सल्फोनेशन से अच्छा यील्ड मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज रीमर-टाइमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और कोई भी बेस, या फिर उसमें एक्वियस NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl निकलेगा, और ये HCl निकल जाएगा तो यहाँ पे CHCl2 ऐड हो जाएगा, और ये Na का यहाँ पे ये H2O निकल गया, OH और H मिलके, और ये जो Na है वो यहाँ पे जुड़ के सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बना दिया। ओके, अगेन NaOH के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो होता यूँ है कि यहाँ से एक Cl निकलेगा, NaCl बन के, फिर यहाँ से H और एक Cl निकलेगा, HCl बन के, तो Cl2 तो चला गया, राइट, तो CH बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है O, राइट। तो क्योंकि Na भी चला गया है तो ये यहाँ पे हो गया CHO। ओके, फिर ये CHO हम लोग उसको एसिड के साथ अगर उसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ये सोडियम सॉल्ट एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे मतलब वो फिनॉल सैलिसिलैल्डिहाइड में फॉर्म होगा। तो फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, दैट इज द रिएक्शन रीमर-टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताया गया है। अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेस, राइट, और बेस एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, क्योंकि अगर तुम लोग को राइट अ नोट ऑन रीमर-टाइमन आता है तो तुम लोग को वो लिखना चाहिए। तो बेस एब्स्ट्रैक्ट्स प्रोटॉन, तो ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन लेने की कोशिश करेगा, जिससे यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन गया। अभी CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म है वो उससे भी ये बेस प्रोटॉन लेगा, तो ये क्या होगा, अभी ये जो OH माइनस है वो प्रोटॉन ले लेगा, जिससे H2O निकल जाएगा, और ये वाला CCl3 ये कार्बन आयन फॉर्म हो गया। अभी NaCl के साथ रिएक्ट करके, राइट, अगर मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, जिस वजह से मतलब NaCl बन के वो निकल जाएगा, NaOH है ही, तो यहाँ पे होगा डाइक्लोरोकार्बिन बन गया। हाँ, डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट है क्योंकि ये क्लोरीन निकल गया है Na के साथ, Na प्लस और एक Cl माइनस, तो ये अपना बॉन्ड लेके ही चला गया है। ओके, इसकी वजह से कार्बन के ऊपर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, और ये वाले क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया और Na के साथ उसने बॉन्ड बना दिया, तो इसके ऊपर शॉर्ट है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स से, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। अभी ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है देखो, ड्यू टू डिस्टर्ब्ड एरोमेटिसिटी H विल लीव बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे हुआ यूँ है कि ये ऑक्सीजन का फिनॉक्साइड आयन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा, और इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेंगे ऑर्थो पोजिशन में, और ये दोनों, ये एरोमेटिसिटी पूरी डिस्टर्ब्ड हो गई है, जिस वजह से यहाँ का एक हाइड्रोजन लीव कर जाएगा, ओके, और इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएंगे।
अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया और ये CHCl2 यहाँ पे जुड़ गया। CHCl2 ने क्या किया, यहाँ पे एक H है ही ऑलरेडी, तो ये एक यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया बिकॉज ये CCl2 यहाँ पे जुड़ गया। तो वो पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लीव करके यहाँ पे जुड़ गया वो, तो ये CHCl2 बन गया। सो इन प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH होगा यूं कि ClCl जाके उसकी जगह पे OH आ गया, OH। अभी ये दोनों भी OH बाजू में बल्कि ग्रुप्स है, तो ये वाटर बन के रिमूव कर देंगे, जिससे यहाँ पे अल्डिहाइड हो गया, उसको एसिडिफिकेशन करके फिनॉल सैलिसिलैल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अभी वाई ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड नॉट पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, क्यों होता है ऐसा कि ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा यहाँ पे रीमर टाइमन में क्यों ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है? तो ऑर्थो प्रोडक्ट ये क्या होता है, यहाँ पे क्लोरो CHO, यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट है सैलिसिलैल्डिहाइड। यहाँ पे ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, जिससे ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो पैरा में पॉसिबल नहीं है। पैरा में इंटरमोलिकुलर हो रहा है एंड ऑर्थो पोजिशन में होता है इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों और मीजोमेरिक इफेक्ट सेम है ऑर्थो एंड पैरा पे, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो पैरा पोजिशन पे इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। सो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा जो -I इफेक्ट है वो ऑर्थो पे दिखाएगा, राइट। तो ऑर्थो पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा, जिससे ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। लास्टली दिस इज द रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं, जो सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, हम लोग ने देखा है फिनॉल का NaOH के साथ जो भी सॉल्ट बनता है वो इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ। यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये ईथर बनाएगा। सो दिस फिनिशेस अपना reactions of phenol. I hope you like this and understands this chapter. If you like the channel, please subscribe. Thank you.